अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे आज सुबह लाहौर में हुए वाक़े पर, जहां बेदियां रोड पर मरदमशुमारी टीम पर खुदकुश हमला किया गया, जिसके नतीजे में 4 फौजी जवानों समेत 6 अफराद शहीद जबकि 19 जख्मी हुए। अब से कुछ देर पहले शहीद फौजी जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, जिसमें सूबे की आला सियासी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरदमशुमारी टीम दहशतगर्दी के खतरात की वजह से ही प्राइवेट गाड़ी इस्तेमाल कर रही थी। मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने भट्टा चौक से बेदियां रोड तक गाड़ी का न सिर्फ ताकुब किया, बल्कि इसके बाद जब ड्राइवर ने गाड़ी वहां रोकी और वो पहले गाड़ी से उतरकर कुछ चीजें लेने के लिए उतरा, इस दौरान ये धमाका हुआ। उसे गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। ड्राइवर के मुताबिक गाड़ी के इंजन से आवाजें आ रही थी और वो पुर्जा लेने के लिए गाड़ी से उतरा था। सूबाई वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि धमाके की जिम्मेदारी जमातुल अहरार ने कबूल की है। उनका यह भी कहना था कि लाहौर हाई अलर्ट पर था, इसके बावजूद ये वाकया हुआ। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुदकुश धमाके में हमलावर का सर मिल गया है, जिसका चेहरा काबिल शनाख्त है। खुदकुश हमले से पैदा होने वाली सूरत हाल पर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर ने वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान और वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता भी किया है, जिसमें ऑपरेशन रद्दुल फसाद का जायजा लिया गया। ताहम मुल्क के तमाम इदारों की जानिब से मुल्क में शेड्यूल के मुताबिक मरदमशुमारी का सिलसिला जारी रखने का ऐलान किया गया है। यह भी बता दें कि 2 रोज पहले वजीर आला पंजाब की क़यादत में लाहौर में आला सतह का सिक्योरिटी इजलास हुआ, जिसमें नेक्टा की जानिब से लाहौर को खास तौर पर लेकर जो अलर्ट जारी किया गया था, उस पर न सिर्फ बातचीत की गई, हैवी अलर्ट जारी किया गया था। इसके साथ साथ कॉम्बिंग ऑपरेशन को तेज करने की बात की गई, दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करने की बात की गई थी, लेकिन हमने 2 रोज बाद ही ये वाकया भी देखा है। इसी मामले पर सवाल रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जवाद, इम्तियाज आलम, मजहर अब्बास, मुनीब फारूक, हसन निसार साहब। रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल आप सबके लिए। लाहौर खुदकुश हमला, क्या पंजाब में ऑपरेशन रद्दुल फसाद का दायरा वसी करने की जरूरत है? अगर आप इस बात से इत्तफाक करते हैं तो हाँ का ऑप्शन लेंगे, और अगर आप इत्तफाक नहीं करते तो नहीं के ऑप्शन के साथ जाएंगे। शहजाद चौधरी साहब, सवाल का जवाब भी दीजिए और यह भी कहिए कि क्या हमारे यहाँ अलर्ट जारी होते हैं, इजलास बुला लिए जाते हैं, सब अलर्ट पे चले जाते हैं, 2 दिन बाद सब भूल जाते हैं? कोई इस तरह का बड़ा वाकया होता है, सब कुछ अलर्ट पे चला जाता है और 2 दिन बाद फिर सब कुछ भूल जाता है? ये कुछ ना कुछ हो भी रहा है, कुछ चीजें खत्म भी की जा रही हैं। हाँ आयशा, सबसे पहला तो ये डिटर्मिन करना है कि ये ऑपरेशन इस वक्त अगर पंजाब में हो रहा है तो उसकी नौयत क्या है। एपेक्स कमेटी का इजलास, 1 या 2 इजलास हो जाना, क्या इसकी वाज़ेह निशानदही है कि वो काम उसी तरीके से हो रहे हैं जिस तरह होने चाहिए? याद रहे और ख्याल रखना चाहिए कि उन्होंने, चीफ मिनिस्टर साहब ने और राना सनाउल्लाह ने यह कहा है कि रेंजर्स को हम तब बुलाएंगे जब हमें उनकी ज़रूरत होगी। अच्छा, अब क्योंकि ये जो सेंसस की जो कमेटियाँ हैं जिसके अंदर 2 या 3 फौजी, 2 फौजी गालिबन होते हैं और वो अपने इलाकों में जा रहे होंगे उस वक्त, उसके लिए 3-4 इकट्ठे थे, आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं, उनसे ये तवक्को करना कि वो अपने इर्द गिर्द दहशतगर्दी का भी मुकाबला करेंगे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये एक तरह से रूटीन जो लोकल सिक्योरिटी है उसकी एक एश्योरेंस है। वो जो बड़ी सिक्योरिटी जिसके नीचे इनको ऑपरेट करना है वो रद्दुल फसाद से ही आनी है। अब रद्दुल फसाद में कितनी कमिटेड है पंजाब की गवर्नमेंट, उनको कितना ध्यान है, कितना स्पेयर टाइम है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने का मुसम्मम इरादा रखती है, या पनामा के जो आएंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनसे उनको निपटना ज़रूरी है, आने वाले इलेक्शन की तैयारी है, या फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के अंदर फोकस को कायम रखना है। ये वो सवालात हैं जो कि गालिबन चूँकि उन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ है, ना वो डीजी रेंजर के पास पावर है, ना वो रेंजर्स इन्वॉल्व हैं, ना ही उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ कोई चल सकता है पंजाब के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि जिस किस्म का ऑपरेशन और नताइज आपने कराची में देखे वो शायद यहाँ पे हमें इतनी जल्दी नहीं देखने को मिलेंगे। अगर वो करना है तो फिर मेरा अपना ख्याल ये है कि ख़ास तौर पे सीज़न में जबकि सियासी मामलात बहुत ज़्यादा हाइप पे हैं, बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं, बहुत उनकी इंपॉर्टेंस है इनके नज़दीक सियासी पार्टियों के, तो फिर ये जिम्मेदारी बेशक डीजी रेंजर्स को दे दी जाए, ताकि हम किसी को सवाल पूछने के लिए तो हो ना कि भाई डीजी रेंजर्स तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुमने क्या किया इसके बारे में। अब कोर कमांडर अलहदा बैठा होता है, डीजी रेंजर्स को कोई बुलाएगा तो उसको इन्वॉल्व किया जाएगा। मेरा ख्याल है एक डिस्कनेक्ट है लीडरशिप लेवल के ऊपर, जहाँ पर फोकस ख़राब हो रहा है। और बिल्कुल आप कह रही हैं इसको एक्सपैंड करना चाहिए। मुझे तो यही नहीं पता कि लाहौर अभी तक साफ़ हुआ कि नहीं हुआ। 1.5 करोड़ का शहर है, उस 1.5 करोड़ के शहर के अंदर किस तरह से, किस तनदही के साथ, कितनी इंटेंसिटी के साथ ऑपरेशन हो रहा है, चाहे कॉम्बिंग है चाहे इंटेलिजेंस बेस्ड है, मुझे इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है और ना ही वो चीज़ नज़र आती है।
ISPR को भी चाहिए कि आप इसके बारे में रूटीन और ज़्यादा तेज़ी के साथ इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट की जाए लोगों के अंदर, ताकि पता लगे कि कहाँ पे रद्दुल फसाद हो रहा है और कहाँ पे उसकी रफ्तार कम है। तो मेरा ख्याल ये है कि पहले तो लाहौर को करना चाहिए और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि वसी करने की हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं आप। और शहजाद चौधरी साहब, वसी मतलब ये नहीं हो रहा, इसको होना चाहिए, बस आज बिल्कुल ये समझ लीजिए। तो इसका मतलब हाँ ये ना, मतलब काम जिस तरीके से होना चाहिए नहीं हो रहा, तो मजीद फोकस की जरूरत है। ठीक, हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि जिम्मेदारी फोकस की जाए या दी जाए कि किसकी जिम्मेदारी, ताकि उसे जवाबदेही ली जा सके। हसन निसार साहब, ये जो अभी बात कर रहे हैं कि पता नहीं कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं, जिस एरिया में ये धमाका हुआ वो बिल्कुल शहर के एक साइड पर है और बिल्कुल गाँव की तर्ज का इलाका है, और ये भी कुछ इत्तलात और खबरें हैं कि वो हब है बैंड आउटफिट्स के लिए भी, और दूसरा स्लीपर सेल्स भी इन जगहों पर मौजूद है। क़यादत के लेवल पर वाकई डिस्कनेक्ट मौजूद है, सही फोकस नहीं। हमने देखा PSL के लिए सब कुछ एकदम इकट्ठा हो गया, हाई अलर्ट पे चला गया और हमने सब कुछ सिक्योर कर दिया, हम भूल जाते हैं। क्या जवाब देंगे आप? पहली बात तो यह है कि शहर से कोई इतना दूर नहीं है जितना तासुर आपकी बात से मिल रहा है। ये बिल्कुल अब लाहौर का हिस्सा है। वहाँ एक रेला है फार्म हाउसेस का, बहुत घनी पॉपुलेशन है और वो लाहौर का हिस्सा है। ये तासुर जो है ना, ये ठीक नहीं। दूसरी बात ये है कि मेरे पास चूँकि फैक्ट शीट नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस की बात है कि जहाँ जहाँ तक ज़रूरी हो ऑपरेशन का दायरा बढ़ाना चाहिए। ये तो मतलब तो सवाल की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल कॉमन सेंस है। आपने बात की है दाखिली खारजी रास्तों की, कोम्बिंग की, बाकी इनकी मीटिंग्स की, सीरियसनेस की, फॉलो अप की, ये सब चीज़ें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं। लेकिन आयशा, आप अगर चाह रही हैं कि, या हम सब चाहते हैं कि इस मुल्क के अवाम ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर हों, उनको ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ मिले, तो आप हुक्मरानों से गैर ज़रूरी तय दर तय सिक्योरिटी छीन लें। हुकूमत सरेंडर नहीं करती, लोग छीन लें। लोग ऑटोमेटिकली खुद ज़्यादा महफूज हो जाएंगे, ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगे। एक फिलॉसफी है प्योरली इस्लामिक कि जब कुछ हाथों में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाए तो बेशुमार लोग बुनियादी ज़रूरतों से महरूम रह जाते हैं। अब इसको आप अप्लाई करें सिक्योरिटी पे। जब एक एक खानदान की सिक्योरिटी पे 2-2, 2,500 हज़ार बंदा होगा, लोग मरेंगे। पता नहीं ये मोटी बातें समझ में क्यों नहीं आती। 2+2 वो जो एक टेबल्स वाला एक एटीट्यूड है, क्लैरिकल सा सारा, छीनो इनसे सिक्योरिटी, देखो फिर कैसे अलर्ट होते हैं। इनके तो परिंदे पर नहीं मार सकते। तो दे टेक इट लाइटली, दे टेक इट इजी। वो जो क्या प्लान श्लान बनाया हुआ था, एक्शन प्लान, ये वो सारे सीधे हो जाएंगे। इनको थोड़ा गैर महफूज करो। अगर लोगों को महफूज करना चाहते हो आप लोग, तो इनको थोड़ा गैर महफूज करो। वो जो खौफ की लहर है इनकी रीढ़ की हड्डियों में भी जाए, फिर ये अलर्ट होंगे। ठीक, हसन निसार साहब कह रहे हैं जहां जहां जरूरी है वहां यकीनी तौर पर ऑपरेशन का दायरा वसी होना चाहिए, लेकिन अगर हुक्मरानों को गैर महफूज किया जाए और उनसे सिक्योरिटी ले ली जाए तो आवाम खुद ब खुद सिक्योर हो जाएंगे, यानी उन्हें एहसास हो जाएगा कि कहां कहां सिक्योरिटी की जरूरत कर दी जाए, गैर जरूरी सिक्योरिटी वापस ली जाए, गैर जरूरी सिक्योरिटी वापस ले ली जाए। राना जवाद साहब, इतने ज्यादा अलर्ट जारी थे लाहौर को लेकर और इसके ऊपर मीटिंग्स भी हुई, इजलास भी हुए और हमने भी देखा PSL के लिए किस तरीके से ऑपरेशन रद्दुल फसाद उसके कुछ अर्सा पहले शुरू हुआ। आप क्या समझ रहे हैं, क्या उसी पेस पर ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, या जो मैंने पहले बात की कि कुछ दिनों की तेजी दिखाई देती है फिर खामोशी हो जाती है, फिर कोई वाकया होता है तेजी होती है फिर खामोशी हो जाती है? आयशा, जाहिर है ये जो प्रॉब्लम है दहशतगर्दी की और दहशतगर्द तंजीमों के जो टेंटिकल्स फैले हुए हैं आपके मेन स्ट्रीम में और आपकी रियासत का जो कबड़ा हुआ था पिछले कई दहाइयों से, उसके नताइज आपके सामने हैं। और अगर ये कोई एक्सपेक्ट करे कि ये ओवरनाइट ठीक हो सकता है या कहीं पे कोई 50 लाख की सिक्योरिटी खड़ी करके तो शहर को महफूज बनाया जा सकता है, ये मुमकिन नहीं है। आप एक दिन के लिए तो सिक्योरिटी हाइटेंड करके और एक ख़ास जगह को महफूज बना सकते हैं, लेकिन आप पूरे शहर को कैसे महफूज बनाएंगे? 2 करोड़ की आबादी का शहर है और जिस इलाके में बॉम्बिंग हुई है ये छोनी का इलाका है, कैंट का इलाका है, और इसके अंदर तो फ़ौजी बहुत ज़्यादा बैरिक्स हैं
आप इस इलाके में एंटर ही नहीं हो सकते बगैर किसी चेक पोस्ट के जरिए गुजरे बगैर। इसके फ्रिंजेस पे बाकी है, और ये वो जहाँ पे गांव भी लगते हैं, जहाँ पे शहरी का आबादी का भी थोड़ा सा हिस्सा है। बट आप ये देखें कि दहशतगर्द किस तरीक़ेकार पे अमल करते हैं, किस चीज़ का वो एडवांटेज उठा के अपना हमला करते हैं। मैं नहीं समझता कि आज का हमला जो है वो ये इंडिकेट करता है कि शायद हम कोलैप्स कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जो सस्टेन हमला करने की जो एबिलिटी थी दहशतगर्द तंजीमों की, जैसा हमने आर्मी पब्लिक स्कूल में देखा, जैसा हमने हमजा कैंप पे देखा, ISI के, और उसके बाद हमने GHQ में देखा, मुख्तलिफ़ जगहों पे देखा, वो उनकी बतदरीज कम हुई है। और ये कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस की। जब आयशा ये 29 और 30 तारीख को 2 अलर्ट्स जारी हुए, और ये A+ अलर्ट्स थे, और इसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि लॉ इन्फोर्समेंट को टारगेट किया जाएगा। तो उसके बाद एक मीटिंग हुई जिसका आपने रेफरेंस भी दिया, चीफ मिनिस्टर ने की। उसमें उनका ज़्यादा फोकस ये था कि लॉ इन्फोर्समेंट की कंसंट्रेशन जो नॉर्दर्न लाहौर है या सिविलियन लाहौर आप कह लें, वो ज़्यादा एक्सपोज्ड है और ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने तेज़ी की ऑपरेशन की, जो प्रीएम्प्टिव ऑपरेशन थे। लेकिन कुछ हिस्सा इसका निगलेक्टेड भी था। आज के वाक़े से आपको ये बात पता चलती है कि आपके जो दहशतगर्द हैं वो वेल इंट्रेंच्ड है। उसमें आप दायरा बढ़ाएं, दायरा कम करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बात है सोच की कि आप एक सस्टेन्ड एक लाए अमल के तहत चलें, और जहाँ पे आप अपनी फोर्सेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, रेंजर्स में पंजाब पूरी तरह से ऑपरेटिव है, जितनी उनकी स्ट्रेंथ है उस हिसाब से वो यूटिलाइज़ हो रहे हैं, जितनी पुलिस की स्ट्रेंथ है वो यूटिलाइज़ हो रहे हैं, कहीं पे हमें नज़र नहीं आता कि ये नहीं हो रहा। तो असल बात यह है कि जहाँ पे वेल इंट्रेंच्ड उनकी कमीन गाहें हैं, जहाँ जहाँ पे उनके टेंटिकल्स हैं, उनको अनरेवल करें, उनके पीछे जाएं, उनको टारगेट करें। जो हेट लिटरेचर, जो ऐसी जगह हैं जहाँ पे आज भी वो इकट्ठे होते हैं, उन पे रेड करें, और सियासी मसलतें या सिक्योरिटी की मसलतें छोड़ दें। उसके बाद फिर आपका ये ऑपरेशन जो है ये सही अपने नताइज देगा। आप भी हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं, क्योंकि आप ये बात करें लाहे अमल के तहत जो फोकस जगह है वहां पर ऑपरेशन करने की जरूरत है। इसका मतलब है वहां अभी तक कुछ हो नहीं रहा जैसा होना चाहिए। तो हाँ का ऑप्शन है आपका? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मैं ये कह रहा हूँ कि ऑपरेशन का दायरा बढ़ाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ऑपरेशन का जो लाहे अमल है और स्ट्रेटजी है उसको क्लियर और एक यूनिफोकस करना चाहिए, और पूरी एक तरह से जिसको कहते हैं ना मर्ज हो के सिविल और मिलिट्री सिक्योरिटी के जो भी हैं एक पेज पे आके, और उसके बाद ये फैसला करें। आपको थोड़ी फोर्स जो है लेकिन वो अच्छे इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करके भी रिजल्ट्स मिल सकते हैं। दायरा बढ़ाना वगैरह से मुझे तो नहीं लगता कि फायदा होगा। नहीं, दायरा बढ़ाना मुराद ये भी हो सकता है कि जिस जगह को फोकस करने की जरूरत है उसे नहीं किया जा रहा। शहजाद साहब, मैं आखिर में आपकी तरफ आती हूँ। इम्तियाज आलम साहब, अभी सियासी मसलहतों की बात हुई, ये पहले भी बात हुई, इंतखाबात आने वाले, हुकूमतें कहीं ना कहीं सियासी तौर पर भी कॉम्प्रोमाइज कर जाती हैं चीज़ों को, अगर उनके हल्के किसी जगह मौजूद हैं। उसको समझते हैं आप कहीं ना कहीं ऑपरेशन के अंदर वो चीज़ें जो हैं वो उस बात पर सेक्रीफाइस की जा रही हैं, और क्या ऑप्शन देंगे आप? देखिए, हमने बार बार सुना और पढ़ा है कि रद्दुल फसाद को फैला दिया गया है पूरे मुल्क भर में, और इस पर मुकम्मल इत्तफाक राय है, और किसी से कोई इस्तिस्ना बरता नहीं जाएगा, कोई अच्छा बुरा नहीं है, सब एक तरह से हैं और सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन लगता यह है कि हम ऐलान ऐसा करते हैं लेकिन पूरी तरह से अमल नहीं होता। अभी भी बहुत हमारे लाडले बच्चे हैं। मैं अभी जब आपके दफ्तर आ रहा था, रास्ते में 2 कैंप थे जहाँ पे जहाद के लिए चंदा इकट्ठा हो रहा है और जहाद के लिए रज़ाकारों की अपील की जा रही है, और लाउड स्पीकर पे मुसलसल ऐलान चलता है। तो ये पूरे शहर लाहौर में हो रहा है। ये कौन लोग हैं? आप क्लियरली जो आपकी स्टेटेड पॉलिसी है उससे ही कॉन्फ्लिक्ट में है। मैं नहीं समझता कि दायरे से बढ़ाने से क्या मुराद है। जब रद्दुल फसाद का फैसला हो गया मुल्कगीर, तो यहाँ भी वो बहुत ऑपरेशन हुए हैं। हमने देखा है बहुत से दहशतगर्द मारे गए हैं, बहुत से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सैकड़ों की तादाद में, बल्कि वो हज़ारों तक कहते हैं, वो हुए हैं। और ये जो है एक बहुत अहम किताब थी, कभी सभी को पढ़ाई जाती थी मिलिट्री फोर्सेस को, द वॉर ऑफ फ्ली। ये पिस्सू की जंग है। आप 50 जगह पे डिप्लॉय करते हैं, वो किसी एक और 52वीं जगह पे जाके कार्रवाई कर देता है। तो ये इस तरह की जंग है। इससे आप दहशतगर्दी को खिलाफ जंग ये लंबे अरसे और लंबे दम के साथ लड़ी जाए। नेशनल एक्शन प्लान में हमने देखा कितनी दिल जमी से और वो मैदान में उतरे थे। जनरल हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जनरल जंजुआ मैदान में उतरे थे, और वो एक मॉनिटरिंग कमेटी बन गई थी, वो इजलास कर रहे थे।
वो नेशनल एक्शन प्लान पे हम फिर सुनने में नहीं आ रहा कि हम जो एरियाज रहते थे वहाँ पे हमने कितनी तवज्जो फिर मबजूल कराई है। हम बिल्कुल नाकाम हैं मदरसों की सलाह करने में, हम बिल्कुल नाकाम हैं फिरका परस्त जमातों को रोकने में। कालेज़म तंजीमें दंदनाती फिर रही हैं, सिर्फ लाहौर में नहीं, पंजाब में नहीं, पाकिस्तान में कोयटा में भी इजलास करते हैं, सिंध में भी करते हैं। हम उन्हें उन इलाकों में ले गए हैं जहाँ पे कभी इनका वजूद नहीं था फिरका परस्त तंजीमों का। तो ये रोकने की बात है। हमें अपने खुद पॉलिसी को पूरी दिलजमी से और मुस्तकिल मिजाजी से अमल सवाल के जवाब पे आ जाएं। आपने अभी खुद भी कह दिया दायरा वसी करने की मुराद यही है कि जहां आप नहीं पहुंच दायरा पा नहीं, रहे, पॉलिसी बदले। दायरा नहीं, ये जो आपके लाडले बच्चे अभी भी रखे हुए हैं, ये इससे काम नहीं चलेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं ऑपरेशन ज़रबुल अज़्म की भी आपने बात कर दी, रद्दुल फसाद भी स्ट्रेटेजी तो तय है उसके अंदर, हम उस स्ट्रेटेजी पर अमल नहीं कर रहे। भाई वो हम नहीं, हमने रखे हुए लोग, मैं बता रहा हूँ कि मैं भी आया हूँ, 2 मैंने कैंप देखे रास्ते में आते हुए, मैं क्या बात करूंगा इस पे। आप ऑप्शन दे रहे हैं कि हिकमत अमली तब्दील की जाए। जी हाँ, पॉलिसी जो हम स्टेटेड है उस पर हम वाकई अमल भी करें। आप पॉलिसी पर अमल का कह रहे हैं, पॉलिसी में हम कहते हैं कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे, कोई दहशतगर्द नहीं बचेगा, हमारा कोई लाडला नहीं है, हमारा कोई प्यारा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, सब एक से है। हम कार्रवाई क्यों नहीं करते सबके खिलाफ? ठीक है, इम्तियाज आलम साहब उस पॉलिसी की बात कर रहे हैं जिसको अगर जॉट डाउन कर दिया गया लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मजहर अब्बास साहब ऊपर बात हुई, क्लियर एंड यूनिफोकस स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपकी राय क्या है? क्या कोई ऑप्शन लेंगे इस पर, हाँ या नहीं? दायरा वसी करने की जरूरत है तो कैसे, और क्या हमारी पॉलिसी क्लियर नहीं है क्या अभी तक? देखिए, पंजाब में तो अभी फसाद हो रहा है, रद्दुल फसाद तो नज़र नहीं आ रहा। और अगर आप आज कराची में जो वाक़या हुआ है जिसमें एक रिटायर्ड कर्नल मारा गया है, मुझे नहीं पता कि उसके लिंक लाहौर के वाक़े से मिलते हैं नहीं मिलते हैं, लेकिन कराची में पिछले चंद दिनों में जो वारदातें हो रही हैं, चाहे उसको आप डकैती की वारदातें कहें, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन सिंध काबीना का सबसे बड़ा मसला एडी ख्वाजा है। यानी आज काबीना का खुसूसी इजलास बुला के ये फ़ैसला किया गया कि एडी ख्वाजा को हटा दिया जाए। ये प्रायोरिटीज़ हैं, और हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं कि 6 से 7 अरब रुपए हम पुलिस यूनिफॉर्म तब्दील करने में ख़र्च कर रहे हैं। यानी यूनिफॉर्म तब्दील होने से जैसे पॉलिसी तब्दील हो जाएगी। प्रायोरिटीज़ ये नहीं है कि आप कराची के अंदर आज भी डिफेक्टिव CCTV कैमरेज लगे हुए हैं। यानी वारदात कहा जाता है कि जी हमने इन्हीं के ज़रिए पकड़ा गया, और साथ में ये भी कहा जाता है कि एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है, जिस तरह थोड़ा सा इम्तियाज़ साहब भी कह रहे थे, आप टेररिज्म के खिलाफ एक लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन आप फिर वही कर रहे हैं कि आप मुबैना दहशतगर्दों को मार रहे हैं। लेकिन वो जो खेप निकल कर आ रही है, उस खेप के सिलसिले में आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है। इंतहा पसंदी के हवाले से आप अभी तक किसी डेफिनेशन पे नहीं पहुंच सकें कि आप कहते किसको हैं इंतहा पसंद, आप किसको एड्रेस कर रहे हैं, वो कौन सी नर्सरीज हैं जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो कौन से ग्रुप्स हैं जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। जनरलाइज बात की जाती है, स्पेसिफिक नहीं हुआ जाता। तो मेरा ख्याल है हमारी प्रायोरिटी सेट ही नहीं है। आपने ज़रब अज़्म कर लिया, आप अब रद्दुल फसाद कर रहे हैं, आपने बहुत सी कामयाबियां भी हासिल की, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे साथ में ये रिपोर्ट भी आती है कि जी हम नहीं ख़त्म कर सकते, हम नहीं कम कर सकते ये सारी सूरत हाल। तो मेरा ख्याल है सिविल और मिलिट्री डिस्कनेक्ट जो है वो बहुत वाज़े नज़र आ रहा है। नेशनल एक्शन प्लान पे कहीं आप बताएं कि रद्दुल फसाद जब शुरू हुआ उसके बाद साथ में कहा गया था ना कि बड़ी तेज़ी से अमल होगा। एक पॉइंट बता दें कि नेशनल एक्शन प्लान एक पॉइंट आगे बढ़ा हो, किसी एक पॉइंट के ऊपर उन्होंने ज़रबुल अज़ब के ज़माने में जो नेशनल एक्शन प्लान था, जिसके बाद 2 साल बाद आपने मिलिट्री कोर्ट्स को एक्सटेंशन दी, बताएं कि क्या एक कोई ऐसा पॉइंट बताएं कि जिस पे आपने प्रोग्रेस की हो नेशनल एक्शन प्लान पे। ऑप्शन ले रहे हैं या आप पॉलिसी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ऑप्शन ले रहा हूं कि आप दायरा वसी तो वहां होता है जहां आप कोई काम कर रहे होते हैं। मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि पंजाब में कोई इफेक्टिव काम हो रहा है, तो काम दायरा तो आप वहां वसी करते हैं। तो ऑप्शन तो डेफिनेटली हाँ का ही है, लेकिन इसको वसी क्या, इसको वाजे करें। वसी नहीं, वाजे किया जाए, यानी पॉलिसी की बात की गई। अगर पॉलिसी जॉट डाउन की गई तो अमल दरामद दिखाई था। मुनीफ फारूक साहब, आपने सबकी गुफ्तगू सुनी, हमारे सामने 3 हाँ नहीं का ऑप्शन, एक ऑप्शन भी लिया गया। आप किस तरीके से देख रहे हैं? नैप के बाद हमने ज़रबुल अज़्म देखा, रद्दुल फसाद देखा, कुछ डिलीवर भी हुआ, कुछ मिल भी सका है, या फिर वहीं खड़े हैं कि अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मेरी नाक़िस राय के मुताबिक 2 चीज़ों को शायद
कंफ्यूजन उनमें नहीं होना चाहिए। एक है पॉलिसी इशू, यानी आपकी रियासत की पॉलिसी है क्या, आपने कुछ तब्दीली लाए हैं, इम्तियाज़ आलम साहब ने फरमाया कोई लाडले बच्चे अभी हैं नहीं हैं, क्या आपकी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है उस हवाले से? पहली तो ये बात है। अगर क्लियर है तो फिर आप आते हैं ऑपरेशनल इश्यूज़ की तरफ कि आपने फिर इस फसाद को रद्द कैसे करना है, इस फसाद से जिसने इस मुल्क को, जैसे राना जवाद साहब ने कहा, दहाइयों से जकड़ा हुआ है, उससे जान कैसे छुड़ानी है। अब जो आपका सवाल है मैं उसकी तरफ आता हूँ। देखिए, दायरा ऑलरेडी वसी है। जब आपने मुल्क के अंदर एक ऑपरेशन जो कि हमें बताया जा रहा है टाइम एंड अगेन के पूरे मुल्क में जारी है, जब से सानहा मॉल रोड लाहौर हुआ उसके बाद रेंजर्स का ऑपरेशन भी जारी है। रेंजर्स भी बड़ी इफेक्टिव कार्रवाइयाँ पंजाब के अंदर कर रही हैं। पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिल के बहुत सारे इस तरह के इनिशिएटिव्स, इस तरह के काम हो रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि ऑलरेडी प्रिकॉशनरी मेजर्स तो ले लिए गए कि जब आज फौज के जवान जो कि अपनी एक नेशनल ड्यूटी कर रहे हैं सेंसस के अंदर, अब वो जा रहे हैं और वो ऑलरेडी एक प्राइवेट वैन को हायर करके जा रहे हैं, इस तरह तो वो कोई भी अप्रीहेंड नहीं कर सकता, कोई भी इतना अप्रीहेंसिव नहीं हो सकता कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। दे आर ऑलवेज एट द टारगेट। आप किसी भी जगह ले जाएं, जितनी मर्जी टीयर्स बना लें सिक्योरिटी के, वो वल्नरेबल रहेंगे। जब ये आ जाता है थ्रेट अलर्ट के सिक्योरिटी फोर्सेस या कानून नाफिज करने वाले इदारे टारगेट हैं, तो उनको किसी भी जगह टारगेट किया जा सकता है, बेशक एक बैरिकेड के ऊपर हो या किसी जगह जो एक्टिविटी कर रहे हैं आजकल सेंसस की। कई इलाकों में एक जवान और एक जो अमला है सेंसस वाला वो फिर रहे, तो वो बड़ा इजी टारगेट है। इस तरह की एक्टिविटी ना होती तो फिर खुदा न खास्ता टारगेट किलिंग हो सकती थी, जो कि आपको याद होगा पोलियो कैंपेन्स के अंदर होती रही है। इशू ये है कि कोई क्विक फिक्स नहीं है हमारे पास, हम ओवरनाइट कुछ नहीं कर सकते जब तक हम ये ना सोचें कि जब हमारी अब कोई लाडला बच्चा एज इम्तियाज़ आलम साहब फुट सेट कोई नहीं है, अब हमने ऑल आउट जाना है। हमें दहशतगर्दी हो, फिरका वारियत हो या एक्सट्रीमिज्म हो, इसके खिलाफ हमारी पॉलिसी एक है और वो है नो टॉलरेंस की। कोई किस हाल में भी हो उसको हमने नहीं बख्शना। दैट शुड बी द पॉलिसी। एपेक्स कमेटी बैठे, कोई कमेटी बैठे, आप ये नहीं कह सकते कि दायरा ऑलरेडी वसी है। सोच क्लियर होनी चाहिए और फिर बात आती है ऑपरेशन इश्यूज की। जी हाँ, मैं नहीं का ऑप्शन ले रहा हूं। ठीक, शहजाद चौधरी साहब क्विकली आपने जो कहना है अगर आप 30 सेकंड में कह दें। जी मुझे मालूम नहीं, लाहौर में जो बेदियां रोड या भट्टा चौक और नवाज शरीफ चौक के दरमियान वाकया हुआ, तो क्या ये छावनी के इलाके में आता है या नहीं? लाहौर के दोस्त बेहतर जान सकते हैं। आता है शहजाद साहब, लेकिन एग्जैक्टली उस तरह से सिक्योर्ड इलाका नहीं है जिस तरह से डिफेंस और कैंट के इलाके उतना सिक्योर्ड और उस तरह का पॉश इलाका नहीं है। उसके करीब है और दूसरा भट्टा चौक तक कैमरास मौजूद थे, उससे आगे कैमरास की भी फैसिलिटेशन नहीं है इस इलाके की तरफ। एक गाँव टाइप का भी माहौल है इस इलाके। तो मेरा ख्याल है तो मेरा ख्याल है ये कैंट, इसको कैंट का इलाका नहीं कहते, ये बेदियां रोड आगे का इलाका है उससे। आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे आगे जाके बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है कुछ देर के बाद। अच्छा, एक तो ये बात है। दूसरी, इम्तियाज साहब से गुजारिश ये है, वो तो पुलिस का इलाका है ना, माना वाला तो पुलिस का वहाँ पे ट्रेनिंग, वहाँ पे तो वो अटैक पहले हो चुके। अच्छा, दूसरा इम्तियाज साहब से गुजारिश ये है कि ये जो 2 कैंप हैं, ये जो 2 कैंप्स हैं यहाँ पे, नहीं रेंजर का हेडक्वार्टर तो होया ना पंजाब, उसके अंदर उसके अंदर, ये तो इस तरफ है, वो रेंजर का हेडक्वार्टर वहाँ पे नहीं है। इम्तियाज साहब से गुजारिश ये है कि ये बराए मेहरबानी ये जो 2 इन्होंने कैंप देखे हैं जहाँ पे चंदा जमा हो रहा है, इसकी आईजी पुलिस को या एसएसपी को जरूर इतला करें, क्योंकि ये जाहिर है कि अगेंस्ट दी रूल्स और अगेंस्ट सारे पूरे लाहौर शहर में प्रोग्राम के बात करेंगे। पूरे लाहौर शहर में तीसरा मेरी बात सुने और इम्तियाज साहब बात सुने ना, ये करना चाहिए था ना। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट ये है कि ये जितने लीडर हमारे हर जनाजे पे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो जनाजों पे इकट्ठे होने की बजाय उससे पहले इकट्ठे हुआ करें, ताकि काम से पहले इकट्ठे हुआ करें, काम करवाएं, जनाजों पे ना इकट्ठे हो। ठीक है, हमारे सामने सवाल के जवाब में 3 हाँ के ऑप्शन लिए गए हैं, 2 नहीं के ऑप्शन लिए गए। इम्तियाज साहब ने ऑप्शन नहीं इस पे लिया है। पॉलिसी की बात की गई, हिकमत अमली की बात जॉटेड डाउन है, तो बिल्कुल उसके ऊपर क्लियर होकर काम किया जाए। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ट्रंप इंतजामिया क्या पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में बेहतरी ला सकेगी। तज्जियाकारों की राय ब्रेक के बाद। जनूबी एशिया की 2 एटमी ताकतों भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमेरिका सालिस बनने को तैयार है। पाकिस्तान की जानिब से खैर मकदम, लेकिन हमेशा की तरह भारत का मुज़ाकरात से साफ इनकार।
2 रोज पहले न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय नय्याद अमरीकी सफ़ीर निकी हेली ने कहा कि बिल्कुल दुरुस्त है कि ट्रंप इंतजामिया पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है और मुझे उम्मीद है कि ट्रंप इंतजामिया इस हवाले से मुज़ाकरात का हिस्सा बनने की कोशिश करेगी। अमरीकी ओहदेदारों की जानिब से सालिसी की पेशकश को मुस्तरद करते हुए भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान गोपाल बाकले ने यह कहा है कि 2 तरफ़ा मुज़ाकरात के लिए खौफ और तशद्दुद से पाक माहौल के मौजूद होने की शर्त बरकरार रहेगी। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब पाक भारत ताल्लुकात इंतहाई पस्ती का शिकार हैं। सवाल यह है कि अमेरिका को मालूम होते हुए भी भारत मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखता, क्यों सालसी चाहता है? इसकी वजह क्या यह है कि अफगानिस्तान के मामले पर रूस, चीन और पाकिस्तान की बढ़ती हुई कुर्बत है जो अमरीकी तन्हाई का बायस बन सकती है, इसलिए मशरक़ी महाज को ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले पर सवाल रखेंगे। सवाल इस तरह से है, क्या ट्रंप इंतजामिया पाक भारत तनाव कम करवा पाएगी? अगर आप समझते हैं कि ट्रंप इंतजामिया कुछ कर सकेगी तो हाँ का ऑप्शन लेंगे, और अगर आप इत्तफाक नहीं करते कि भारत अगर अपनी हटदर्मी पर ऐसे ही रहा और अमेरिका किसी तौर भी सालिस नहीं बन सकेगा, ना मामला हल करवा सकेगा, तो आप नहीं का ऑप्शन लेंगे। मुनीर फारूक साहब जी, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ हो सकेगा। माजी के अंदर भी इस तरह की बयानात आते रहे और अगर आप केयरफुली देखें तो उन्होंने अपने जो ऑफ़र भी थी उसको थोड़ा सा रीहैश किया, रीफ्रेज किया है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने। मसला ये है कि भारत की बड़ी स्टेटेड पॉलिसी है इस हवाले से कि वो इसको बायलैटरली रखना चाहता है, बीट और एनी इशू। हम बहुत जल्दी ओवरवेलमिंगली हमारी अच्छी नीयत कह दें या हमारी थोड़ी सी अमीनेबिलिटी कह दें कि हम बड़े जल्दी हो जाते हैं टूवर्ड्स एन ऑफ़र के, इस तरह की जो दी जाती है कि हमारा ताल्लुक़ बेहतर होना चाहिए भारत के साथ। अमेरिका ऐसी सिचुएशन में यकीन तौर पर सुपर पावर है, लेकिन कम अज़ कम पाकिस्तान और इंडिया के माबैन ऐसा नहीं हो सकता कि वो दोनों पे दबाव डाले कि फौरी तौर पर आपस में बात की जाए और इससे पहले कि खुदा न खास्ता कोई बहुत कशीदगी बढ़ जाए, और कशीदगी शायद एक हद से आगे बढ़ेगी भी नहीं किसी भी स्टेज के ऊपर। मैं नहीं समझता कि इवन आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका का कोई रोल होगा पाकिस्तान और भारत के माबैन कोई ताल्लुकात को दोबारा बेहतर बनाने में या कंपोजिट डायलॉग दोबारा शुरू कराने में। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स से। रिसेंटली भी आपने देखा वहाँ पर क्या होता रहा है। अब भी ऑल दो स्टेट लेवल इलेक्शंस काफ़ी हद तक उनसे वो बाहर निकल चुके हैं। शायद कोई रिवाइवल हो पाए आने वाले दिनों में, लेकिन उसमें कम से कम अमेरिका का किरदार मुझे नजर नहीं आता। ठीक, नहीं का ऑप्शन। हसन निसार साहब, भारत चाहता ही 2 तरफा मामला ताल्लुकात है, अमेरिका किस तरीके से ऑफर दे रहा है? कि अमेरिका को नजर आ रहा है कि वो कुछ ना कुछ कर सकेगा यहाँ पर? देखिए जी, इफ दे आर रियली सीरियस एंड इफ दे रियली मीन इट, तो मुझे कोई वजह नहीं आती, समझ में आती कि ये नीम मसनूई तनाव, मैं इसे नीम मसनूई तनाव समझता हूँ, ये ख़त्म ना हो सके। चूँकि मोदी माइंडसेट जो है इसके साथ आज की दुनिया में ज़िंदा रहा जा नहीं सकता। दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, हिंदुस्तान ग्रो कर रहा है अपनी स्पीड के साथ। वो एक आध झटका बचपन में सुनते थे कि हिंदू बड़ा सियाना होता है। मुझे पता नहीं मोदी साहब हिंदू हैं भी कि नहीं, या शायद मिथी है। बहरहाल अगर वो सीरियस हैं, और मेरा ज़ाती ख्याल है कि चाइना के अपने स्टेक्स हैं, ये पूरा एक इलाका है, घर है एक, जिसमें अगर एक आध कोई चतुंगड़ा ज़्यादा अपनी औकात से बाहर जा रहा है तो बाकियों को, अहले मोहल्ला को इंटरफेयर करना पड़ेगा। एंड इफ दे सीरियसली डू इट दे विल हैव टू बिहेव। हसन साहब, आप हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं कि तनाव कम करवा के मतलब अमेरिका दबाव डाल सकेगा भारत पे? जी, अगर वो सीरियस हैं, इफ दे रियली मीन इट। हाँ, उन्होंने बात बराए बात नहीं कर दी, जो कि जाहिर है उस लेवल पे नहीं होती। जी डेफिनेटली उसमें बेहतरी आ सकती है ना। ठीक, वरना बदतर इससे क्या होना है? फिर तो यही है ना कि धमाका हो जाए। देखिए, माजी में तो अमेरिका ऐसे नाजुक मरहलों पे जब हम बहुत ज़्यादा तसादुम के करीब थे या गर्मा गर्मी आगे बढ़ सकती थी तो अमेरिकन इंटरवेंशन का फ़ायदा हुआ। और ये भी दुरुस्त है कि अमेरिकी बातचीत शुरू कराने में काफ़ी मौसर रहे। हमें खदशा था कि ट्रंप बहुत ज़्यादा भारत दोस्ती में बहुत आगे न चले जाएं, लेकिन अभी जो लंदन में मुलाकात हुई है अमेरिकी और बरतानवी अफसरों की और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, वो मैं समझता हूँ, जिसमें अफ़गानिस्तान के लोग भी थे, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, खुशाइन डेवलपमेंट है। और फिर ये भी देखते हैं हम कि अभी जो रूस ने मीटिंग बुलाई है उसमें भारत भी जा रहा है, तो ये राब्ते बढ़ रहे हैं हर तरफ से।
तो मैं समझता हूँ कि ये जो ट्रंप इंतजामिया की बात आई है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सालिस बनने जा रहे हैं। जो पूरा अगर बयान पढ़े, उन्होंने कहा हम बातचीत में हम चाहेंगे कि बातचीत हो और इसमें हम शामिल हों, मगर उससे मुराद ये बातचीत शुरू कराने में, और उसमें शायद ट्रंप भी अपना जोर लगाएं। मैं समझता हूँ ये मुस्बत पैगाम है। और भारत की जो पोजीशन है वो पहले से भी ये थी, वो हमेशा से कहते रहे कि ये दो तरफा झगड़ा है और ये दो तरफा बुनियाद पे हल हो सकता है, हम तीसरे फरीक की सालिसी कबूल नहीं करेंगे। तो इस पर हमें बहुत ज़्यादा वो उसकी ज़रूरत नहीं है बगले बजाने की, ये उनकी पोजीशन है। हमारी पोजीशन ये है कि हम कश्मीर के मसले समेत या कश्मीर के मसले पे बात नहीं होगी तो हम बात नहीं करेंगे, और अगर कश्मीर पे बात नहीं होगी तो हम बाकी कुछ नहीं करेंगे, ना तिजारत करेंगे ना कुछ और करेंगे। अब इंडिया ने भी पोजीशन ले ली है कि जब तक दहशतगर्दी को नहीं रोका जाता क्रॉस बॉर्डर को, तब तक बातचीत नहीं चल सकती। बातचीत और दहशतगर्दी साथ साथ नहीं चल सकती, ये उनकी पोजीशन भी है। मैं समझता हूँ हाँ, वो यकीनन ये एक मुस्बत बयान है और एक इजहार है। हम कुछ और समझ रहे थे कि ट्रंप इंतजामिया की सारा पलड़ा अपना जोर भारत के पलड़े में ना डाल दे। इससे जाहिर हो रहा है कि वो माइल हैं, और ये अच्छी बात है कि अमेरिका कह रहा है कि बातचीत शुरू की जाए। मेरा तो ये ख्याल है कि पिछले माजी में जब भी दोनों मुल्कों में तनाव हुआ है और ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है कि कशीदगी जो है वो जंग की सूरत में बदले, तो अमेरिका ही है जिसने इस क्राइसिस को प्रिवेंट किया है। अब बात यह है कि जो स्टेटमेंट आई है वो स्टेटमेंट मुबहम है, वो बहुत क्लियर नहीं है। और क्या वो स्टेटमेंट इस बात की, और वो यूनाइटेड नेशन मल्टीलैटरल फोरम पे आई है, वो स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आई है। क्या उस बात को अगर हम इंटरप्रेट करते हैं तो वो इस चीज़ को रीइंफोर्स कर रही है कि कशीदगी पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अमेरिका एक रोल प्ले कर सकता है कि कशीदगी ना बढ़े। उसमें भारत का मौक़िफ़ ये है, जो उन्होंने वाज़ा भी किया, कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है हमारे मुल्क में, आप इसको रुकवा लें तो कशीदगी नहीं बढ़ेगी। क्या भारत का ये जो मौक़िफ़ है, क्या अमेरिका उसकी तरफ इशारा कर रहा है? क्या ट्रंप इंतज़ामिया उसको लेके पाकिस्तान के पास आएगी? और अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर हमारे लिए ज़ाहिर है हमारा वो जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसकी वक़्त कम होगी और प्रेशर हम पे होगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात आयशा ये है कि इस वक्त ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो इवॉल्व कर रही है अपनी इंटरनेशनल पॉलिसी में। आप देखें कि हिंदुस्तान का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोवल, वो 4 दफ़ा पिछले 3.5 माह में गया है वाशिंगटन और उसने वहाँ पे मीटिंग्स की हैं। उनका फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो 3 दफ़ा गया है। पूरी तरह से हिंदुस्तान जो है वो इस वक्त अमेरिकन जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ अपनी बातचीत कर रहा है और उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से हमारा कोई एक वज़ीर नहीं गया अभी तक। इसहाक डार साहब जा रहे हैं 20 अप्रैल को, वो भी वर्ल्ड बैंक की कोई मीटिंग है। हमारे एम्बेसडर जो हैं वो अपने तय कोशिश कर रहे हैं, को नज़र आ रहा है कि वो थिंक टैंक से भी मिल रहे हैं, वो अपना मीडिया से भी मिल रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से वो कोशिश नहीं हो रही। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को भी इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि बजाय इसके कि वो इस बात का इंतज़ार करें कि अमेरिकी इंतज़ामिया अपना पोजीशन ले ले, इस वक्त उधर होना चाहिए और हमारे उनके साथ राब्ते बढ़ने चाहिए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर अमेरिका चाहेगा तो मुज़ाकरात हिंदुस्तान करेगा। लेकिन ये हमारे लिए ज़रूरी है कि ये ना हो कि मुज़ाकरात की वही प्री कंडीशन हो जो हिंदुस्तान लगाता है कि पहले आप फ़लाँ बंदे को पकड़ें, फ़लाँ केस का फ़ैसला करें, उसको ये डिक्लेयर करें, उसके बाद हम आपसे मुज़ाकरात करेंगे। अगर अमेरिका भी उसी पोजीशन पे आता है तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन अमेरिका का इन्फ्लुएंस 100% है। जी हाँ का। तो जवाब साहब आपका हाँ का ऑप्शन है? देखिए आयशा, बहुत कुछ है। पाकिस्तान की जो पॉलिसी और स्टांस रहा है उसको रीइंफोर्स करता है, उससे मुताबिकत रखती है ये चीज़। और जहाँ से भी ऐसी आवाज़ उठे, चाहे वो हो या ना हो, सिर्फ आवाज़ ही की शक्ल में आए, पाकिस्तान को उसको बहुत वेलकम करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा आइस ब्रेकर है जो कि पाकिस्तान और भारत दोनों के दरमियान में मामलात को अगर इसको किया जाए तो बेहतरी की तरफ लेके जा सकता है। दूसरा, निकी हेली कोई अनइम्पॉर्टेंट शख्स नहीं है उनकी अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। यूएन की एम्बेसडर होना वहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट है, और जाहिर है कि बहुत सोच समझ के बाद ये बात की गई होगी निकी हेली की तरफ से। ये पहली क्लियर स्टेटमेंट मुझे नज़र आई है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो कि इस बहस में या इस प्रेसर के अंदर निकी हेली ने कही। उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट के तौर पे इसको इंटरेक्शन के अंदर ये कहा, तो मेरा ख्याल है कि इसकी अपनी एक वक़्त और हैसियत है। अच्छा, तीसरा, याद रखें कि इसको हमें थोड़े से कुछ और रिसेंट वाक़यात से भी जोड़ने की ज़रूरत है। हाफिज़ सईद को
हम हिफाजती तहवील में रखते हैं और ले लेते हैं। उसके बाद फिर पाकिस्तान एग्री कर लेता है सऊदी अरेबिया के साथ कि हम फ़ौज भिजवाएंगे भी और आपका हिस्सा भी बनेंगे 39 नेशन का। और फिर रहील शरीफ साहब को, चाहे वो उनका हमारा आपस का बायलैटरल फैसला था, लेकिन उनको भिजवाया जा रहा है। अब ये कहना है कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका के तल्लुकात या उनके आपस में जो वहाँ पे मामलात हो रहे हैं उसमें कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इससे एग्री नहीं करता। तीसरा, अमेरिका की जिम्मेदारियां ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं। यमन के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि वो चाहते हैं कि वो अपने आप को उलझाएं, लेकिन बाहर सूरत है वहाँ पे कशीदगी की ऐसी कैफियत है। शाम उनका मसला है, शुमाली कोरिया मसला है और रूस मसला है। अच्छा, अब इन तीनों को हैंडल करने के लिए किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी बाहर की देनी है। उसके लिए अगर भारत और पाकिस्तान भी इसी तरीके से तगदोमर में जंग की कशमकश में रहेंगे तो फिर उनके लिए मसले और बढ़ सकते हैं। इसलिए मुझे उसके अंदर कुछ ना कुछ हकीकत नज़र आती है। चौथी और फाइनल बात यह है कि हाँ, मुझे ज़्यादा यकीन हो अगर ट्रंप इंतज़ामिया अपने अंदर यानी अमेरिका के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा अपनी जगह पे मुस्तहकम हो जाए, उसकी क्लैरिटी आ जाए कि वो अपना काम सही कर रहे हैं, तो फिर उनकी बाहर की सोच भी मुझे उतनी ही ज़्यादा पुरुमीद लगेगी। लेकिन फ़िलहाल वो मामला नहीं है। उम्मीद रखनी चाहिए, एक अच्छी चीज़ है, अच्छी शुरुआत है, उम्मीद रखते हैं कि इसको फॉलो अप किया जाएगा। जी भाई, हाँ का ऑप्शन शहजाद साहब। क्या ट्रंप इंतजामिया पाक भारत तनाव कम करवा पाएगी? सवाल के जवाब में 4 पैनलिस्ट की जानिब से हाँ का ऑप्शन लिया गया। उम्मीद का इजहार किया गया कि एक बेहतर पेशरफ्त है। आज का प्रोग्राम आपने देखा, अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।